हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ईवन एकेडमी में। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 लेक्चर पढ़े थे और हमने अभी तक देख लिया है कि गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी है दिल्ली सल्तनत के अंदर। किस तरीके से मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हुई भारत में, ये हमने देखा। उसके बाद अगर पिछले लेक्चर की हम लोग बात करें, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलें, तो हम लोगों ने ये देखा था कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की नींव रखी भारत के अंदर। ठीक है। और उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? लाहौर पे बनाई। उसके बाद हमने देखा कि उसने सिपाहा सलार की उपाधि धारण की थी और वो सेनापति की तरह रहता था। उसे उसकी जनता ने लाख बख्श की उपाधि दी। ठीक है, क्यों दी थी? क्योंकि उसने लाखों सिक्के दान किए थे जनता के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसकी मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? तो लाहौर में ही पोलो खेलते टाइम घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1199 में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि 1210 में उसका लड़का आराम सा गद्दी पे बैठा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाया, केवल 8 महीने का ही शासन कर पाया। उसके बाद 1211 में जूड़ का युद्ध हुआ और इसमें इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसने आराम शाह को हरा के खुद गद्दी पे बैठ गया। ठीक है। और इस तरीके से इल्तुतमिश अब गद्दी पे बैठ जाएगा। तो यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन किया होगा, वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया गया होगा और अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको इतिहास एकदम ईजी लगने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से छूटेगा नहीं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आज का लेक्चर फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और वीडियो को आधा अधूरा देख के मत छोड़िए। जब भी आपके पास टाइम हो, 20-25 मिनट या 15-20 मिनट का जो भी वीडियो है, आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल पाए। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है एक बार में ना देख पाए, 2 बार 3 बार में करके, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अपना क्या है आज पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? इल्तुतमिश। कब बैठा था? तो 1211 में यहाँ पे लिखा हुआ है 1211 से 1236 तक कौन गद्दी पर बैठा था? इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा था। ये जब गद्दी पे बैठा, अच्छा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार गद्दी पे बैठा था, गुलाम वंश का संस्थापक था वो गुलाम वंश का, तो उसने बेसिकली सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो अगर आपसे ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था या पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश था जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। तो अगर आपसे पूछता है भारत का पहला सुल्तान किसे बोला जाता है, तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। तो फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया कौन था? इल्तुतमिश था। इसके बाद अच्छा, ये जो सुल्तान का टाइटल था, ये ऐसा नहीं कि अपने से ले लेते थे शासक। ठीक है। इनको कहाँ से मिलता था? तो बगदाद के खलीफा थे। हमने खलीफा पहले ही या दूसरे लेक्चर में आपको बता दिया था कि खलीफा कौन हुआ करते थे? जो हजरत मोहम्मद साहब के सक्सेसर हुआ करते थे, उत्तराधिकारी हुआ करते थे, उन्हें ही खलीफा कहा जाता था। तो बगदाद में इस टाइम पे खलीफा रहते थे और वो क्या किया करते थे? सुल्तान का टाइटल देते थे। तो इन्होंने पहली बार ये टाइटल किसको दिया? इल्तुतमिश को दिया। तो याद रखना है, पहला सुल्तान कौन हो गया? इल्तुतमिश। इसके बाद देखते हैं, हमने देखा था गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश मतलब दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन में अगर लगा देता है वास्तविक, रियल, तो आपको याद रखना है कौन था? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक जितने भी लोगों से आप जनरली पूछेंगे, तो आपसे यही बताएंगे वो लोग कि तराइन का जो युद्ध था वो दो ही हुआ था। पहला 1191 में किसके किसी बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। एक साल बाद 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दूसरा तराइन का युद्ध। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1215 में तीसरा तराइन का युद्ध हुआ। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ तराइन। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था तराइन का। अच्छा, ये यलदौज कौन था? तो मैंने बताया था गौरी के 4 गुलाम थे, 4 स्लेव थे। तो उसी स्लेव में से, उसी गुलाम में से एक यलदौज भी था। ठीक है। तो इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में तीसरा बैटल हुआ तराइन का, जिसमें इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया और यलदौज वापस चला गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कहानी। तो हम ऐसे ही कहानी वाइज पढ़ते जाएंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका इतिहास भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। आप कहीं से भी अगर देखेंगे
तो आपको वहाँ से ज़्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। बस आप बने रहिए चैनल पे। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं कि पहला मंगोल आक्रमण जो होता है भारत के अंदर वो कब होता है। तो याद रखिएगा 1221 में, 1221 में मंगोलिया के शासक तैमूर ने क्या किया, पहली बार भारत पर अटैक किया। लेकिन ये भारत पे अटैक जो इसने किया था, ये बेसिकली भारत के ऊपर इसलिए अटैक नहीं किया था कि भारत को लूट पाए या भारत में ये साम्राज्य स्थापित करने नहीं आया था। हुआ क्या था कि जो चंगेज खान था, इसी को तैमूर भी बोलते हैं या तिमुजिन भी बोलते हैं, तो बेसिकली ये क्या था कि चंगेज खान जो रूलर था मंगोलिया का, ये इसके भाई को एक जलालुद्दीन मंगबरनी नामक आदमी ने क्या किया था, उसकी हत्या कर दी थी। और उसी वो हत्या करके भारत में आ गया था। और भारत में आके वो शरण मांग रहा था किससे, इल्तुतमिश से बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली किसको, चंगेज खान को, जो कि मंगोलिया का था शासक, उसने तुरंत इल्तुतमिश के पास खबर भिजवाया और बोला कि इसको भूल के भी बचाने की कोशिश मत करना, शरण मत देना, वरना मैं पूरे दिल्ली सल्तनत को बर्बाद कर दूंगा। और इल्तुतमिश ने फिर उसको बचाने की कोशिश नहीं की। 1221 में चंगेज खान भारत आया और जलालुद्दीन मंगबरनी को मार के वो वापस चला गया। मतलब वो भारत में आया था, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था या भारत पर अटैक करने के मकसद से नहीं आया था। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो चंगेज खान था ये भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 1221 में। और आखिर ये मंगोलिया है कहाँ पे, तो ये चाइना के ऊपर है और रसिया के नीचे। आप मैप में देखेंगे तो चाइना और रसिया के बीच में क्या है, मंगोलिया है। ठीक है, वहीं का शासक कौन था, तैमूर था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। सॉरी, ये मैंने तैमूर नहीं, ये तिमुजिन होगा। ठीक है, चंगेज खान या तिमुजिन बोलते हैं, यहाँ पे इसको काट लीजिएगा, ये हो जाएगा चंगेज खान या तिमुजिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में सिल्वर और कॉपर के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले सिल्वर और कॉपर के सिक्के किसने चलवाए थे, तो याद रखिएगा ये चलवाए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर इल्तुतमिश ने। और जो सिल्वर के सिक्के होते थे इन्हें टका या टंका कहा जाता था, और जो कॉपर के सिक्के हुए करते थे इन्हें जीतल कहा जाता था। फिर से समझाता हूँ, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में दो सिक्के चलवाए थे, एक सिल्वर मतलब चांदी के और एक कॉपर मतलब तांबा के। सिल्वर के सिक्के को टका या टंका बोला जाता था और कॉपर के सिक्के को जीतल बोला जाता था। ठीक है, और आपको पता है कि टका या टंका आज भी कहाँ की करेंसी है, तो बांग्लादेश की करेंसी है। इसने तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा की शुरुआत की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसने दो और चीज़ें स्टार्ट की थी। क्या, एक तुर्काने चहलगानी या उसी को बोला जाता था दल चालीसा। और इसमें बेसिकली हुआ क्या करता था, तो ये 40 प्रशासकों का ग्रुप था। मतलब 40 जो इसके मेन प्रशासक हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, उनका ये ग्रुप था, उन्हीं को मिला के क्या बनाया था, दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दल चालीसा की शुरुआत किसने की थी, तो आपको बताना है किसने, इल्तुतमिश ने। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसने क्या किया था, और इम्पॉर्टेंट काम जो किया था वो किया था, इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत कराई थी। किस चीज़ की, इक्ता प्रणाली की शुरुआत कराई थी। अगर आपसे पूछता है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने कराई थी, तो आपको बताना है ये किसने कराया था, ये कराया था इल्तुतमिश ने। अच्छा, इक्ता प्रणाली के अंदर क्या होता था, इक्तेदार नियुक्त करता था। ये किसको नियुक्त करता था, इक्तेदार को नियुक्त करता था। और इक्तेदार क्या हुआ करते थे, प्रांत अधिकारी हुआ करते थे। क्या, प्रांत अधिकारी हुआ करते थे, कौन, इक्तेदार। ठीक है, तो इसने इक्तेदारी प्रथा स्टार्ट की थी। अब देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इक्ता प्रणाली क्या थी, इसके अंदर ये क्या करता था, छोटे छोटे प्रांतों में, जैसे राजा है तो भाई छोटे छोटे राज्य में हर जगह तो ये जाके राज्य करेगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ का टैक्स कौन वसूलेगा, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसने क्या किया कि अपने छोटे छोटे प्रांतों में क्या किया, इक्तेदार नियुक्त कर दिए। इक्तेदार का मतलब वो वहाँ का देख रेख करते थे और वहाँ से जो भी टैक्स जनरेट होता था, टैक्स कलेक्ट होता था, उसको लाके राजा को देते थे। तो यही थी इक्ता प्रणाली या इक्तेदारी सिस्टम। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना या रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और जिसे कंप्लीट कब किया गया, तो 1229 में कंप्लीट किया गया। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने 1229 में कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछता है कुतुब मीनार की शुरुआत किसने कराया था, तो ये कराया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कंप्लीट किसने कराया था, तो ये कराया था इल्तुतमिश ने। मैं बार बार दोस्तों चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको वीडियो में एक ही बार देखने पे याद हो जाए। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ, तो आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो उससे परेशान मत होइएगा। आप इसका इफेक्ट कुछ दिन बाद देखेंगे, जब आप मेरा वीडियो देखते जाएंगे, काफ़ी वीडियो हो जाएगा, और आप देखने के बाद जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, रिविजन नहीं करेंगे तो भी। नेक्स्ट देखते हैं,
इसने क्या किया, हमने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी जो थी वो लाहौर में बनाई थी, लेकिन इसने क्या किया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, तो कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के पास 4 लड़के और 1 लड़की थी। कौन, 4 लड़के और 1 लड़की थी इल्तुतमिश को। तो ये ज़्यादा, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि इल्तुतमिश के 4 लड़के और 1 लड़की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार हुआ क्या कि इल्तुतमिश गया कालिंजर मिशन पे। कालिंजर कहाँ पे है, तो ये है ग्वालियर में। ठीक है, और कालिंजर मिशन में इसके सारे बेटे जो थे वो असफल हो गए, वो इसका साथ नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन इसकी जो लड़की थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान, आप नाम सुनने होंगे, तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसका कालिंजर मिशन पे हेल्प किया। ठीक है, और इसीलिए इसने क्या किया कि अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, रजिया को बना दिया। इसने बोला कि मेरे मरने के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, तो रजिया बैठेगी गद्दी पे। ठीक है, मेरे बेटे नहीं बैठेंगे। तो ये किसने बोला था, ये बेसिकली बोला था इल्तुतमिश ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं कि इसका मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो इसका मकबरा है किसका, इल्तुतमिश का, ये है दिल्ली में ही। तो अगर आपसे ये पूछता है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में इसका मकबरा है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसने ये मकबरा जो था ये जीते जी ही बनवा लिया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि किसने अपना जीते जी मकबरा बनवा लिया था, तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपना मकबरा जीते जी ही बना लिया था। ठीक है, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो हालांकि इसने तो बोला था कि मेरी बेटी रजिया बनेगी मेरे बाद, मेरी उत्तराधिकारी, लेकिन ऐसा नहीं होने पाया। इसका जो बड़ा भाई था रजिया का, मतलब इल्तुतमिश का बड़ा लड़का, वो जबरदस्ती गद्दी पर बैठ गया। कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो जैसे ही इसके फादर की डेथ हुई, ये गद्दी पर बैठ जाता है 1236 में। और ये कौन था, एल्डर सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का बड़ा लड़का था। लेकिन रजिया ने क्या किया कि लाल कपड़े पहन के जनता के बीच में गई और उसने वही चीज़ बताया जो किसने बोला था, इल्तुतमिश ने बोला था कि मुझको गद्दी पर बैठना था, लेकिन ये ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठ गया। और जनता की हेल्प से इसने क्या किया, अपने भाई को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पे बैठ गई। तो देखिए कैसे मारा मारी होती थी गद्दी के लिए, ये देख सकते हैं आप पहले। ठीक है, अपने भाई को हटा हटा के फिर ये गद्दी पे बैठी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है रजिया सुल्तान। यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार। रजिया सुल्तान ने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था, तो 1236 से 1240 तक। ठीक है, और जैसे ही ये गद्दी पे बैठी तो इसके भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और इसका भाई जो था, नेक्स्ट भाई, अभी एक भाई को तो हटा के गद्दी से बैठी थी गद्दी पे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा भाई था इसका, बहराम शाह, इसने क्या किया, इसके खिलाफ बगावत कर दी। किसने, इसके भाई बहराम शाह ने। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश ने दल चालीसा का प्रथा शुरू किया था, उस दल चालीसा को बहराम शाह ने क्या किया, अपने अधीन कर लिया। तो दल चालीसा को किसने अपने अधीन कर लिया, हालांकि सुल्तान कौन थी, रजिया थी, लेकिन बहराम शाह इसके भाई ने दल चालीसा को अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसने जो अपना इक्तदार था, इक्तदारी प्रथा भी मैंने आपको समझा दी थी कि ये टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे। तो इसने जो अपना इक्तदार नियुक्त किया बदायूं का, वो किसको नियुक्त किया, ऐतगिन को। तो रजिया सुल्तान ने बदायूं का ऐतगिन को क्या किया, नियुक्त किया, तो उसने क्या किया, इक्तदार नियुक्त किया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बदायूं का इक्तदार रजिया के शासनकाल में कौन था, तो आपको बताना है ऐतगिन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद है कि इसी के शासनकाल में एक आदमी रहता था जिसका नाम था, क्या नाम था, अल्तुनिया। ठीक है, और ये रजिया से एक तरफा प्यार करता था, लवर ऑफ रजिया मैंने यहाँ पे लिखा है। अल्तुनिया जो था, इसको रजिया ने भटिंडा पंजाब का इक्तेदार बनाया था। कहाँ का, भटिंडा जो कि पंजाब में है, वहाँ का इक्तेदार बनाया था किसको, अल्तुनिया को। और ये रजिया को एक तरफा प्यार करता था, रजिया इसको प्यार नहीं करती थी, केवल ये रजिया से प्यार करता था। ठीक है, और उसी के बाद एक चीज़ और देखिए कि एक याकूत खां नाम का आदमी था। किस नाम का, याकूत खां। और ये किससे प्यार करता था, ये प्यार करता था रजिया से, और रजिया भी इससे प्यार करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे टू वे लव स्टोरी है, कहाँ पे, याकूत खां और रजिया की। लेकिन यहाँ जो अल्तुनिया है, ये एक तरफा इसका प्यार था। ठीक है, तो ये भी याद तो नहीं रखना है, लेकिन स्टोरी आप समझेंगे किस प्रकार से इसकी मृत्यु हुई, तो वहाँ पे एक काम देखा। ठीक है, हुआ क्या, जो याकूत खां था, इसको, ये इल्तुतमिश के शासनकाल से ही था। इसका काम क्या होता था कि जब राजा अपने घोड़ी पे बैठने लगता था, तो ये राजा का पैर अपने हाथ पे रख के घोड़े पे बैठने में उसकी हेल्प करता था। और सेम काम ये करता था किसके शासनकाल में,
रजिया के शासनकाल में। लेकिन रजिया इससे मोहब्बत करने लगी, तो रजिया को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। तो रजिया ने क्या किया, इसको आमीर आखूर की पोस्ट पे बैठा दिया। और आमीर आखूर की पोस्ट क्या हुआ करती थी कि जो घोड़े का अस्तबल हुआ करता था, शाही अश्वशाला हुआ करता था, उसका मालिक बना दिया इसको। किसको? याकूत खां को। तो इसके शासनकाल में अगर पूछता है कि आमीर आखूर का पोस्ट किसको दिया गया था, तो याकूत खां का। जब ये बात पता चली किसको, अल्तुनिया को, तो अल्तुनिया काफ़ी गुस्सा हो गया और उसने क्या किया, भटिंडा पंजाब में विद्रोह कर दिया रजिया के खिलाफ। विद्रोह करने का मतलब होता है कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देना कि मैं आपके अंडर में नहीं हूँ, तो यही होता है विद्रोह। तो किसने विद्रोह कर दिया? अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यही देखा रजिया ने, तो उसी विद्रोह को खत्म करने के लिए रजिया और याकूत खां कहाँ गए? पंजाब के भटिंडा में गए। लेकिन वहाँ भटिंडा में अल्तुनिया ने किसकी हत्या कर दी? तो अल्तुनिया ने हत्या कर दी याकूत खां की। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। और रजिया को बंदी बनाने के बाद उसने दो ऑप्शन दिया रजिया को कि आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप मुझसे शादी कर लीजिए या दिल्ली सल्तनत हमको दे दीजिए। ठीक है, तो किसने ऑप्शन दिया? अल्तुनिया ने याकूत खां की डेथ करने के बाद रजिया को दो ऑप्शन दिया कि या तो आप मुझसे शादी कर लीजिए या दिल्ली सल्तनत हमको सौंप दीजिए। तो रजिया को पता था कि भाई अब तो याकूत खां की भी डेथ हो चुकी है, तो अब कोई बचा नहीं है और दिल्ली सल्तनत भी हाथ से चली जाएगी। इससे अच्छा है कि अल्तुनिया से हम शादी ही कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मेरी दिल्ली सल्तनत तो मेरे पास बची रहेगी। और वहीं पे फिर क्या हुआ, रजिया ने अल्तुनिया से शादी करने के लिए हाँ कर दी और दोनों ने वहीं पे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब ये वापस आ रहे थे दोनों, ठीक है, कौन? अल्तुनिया और रजिया वापस आ रहे थे, उसी टाइम पे इसका भाई जो बहराम शाह था, जो इसके अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा था, उसने क्या किया, दल चालीसा के 40 मेंबरों को भेजा। और जब ये लोग लौट रहे थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो हरियाणा के कैथल में एक पेड़ के नीचे ये दोनों आराम कर रहे थे और वहीं पे पहुंचकर दल चालीसा ने क्या की, इन दोनों की हत्या कर दी। हालांकि इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो बहुत इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि कोई जंगली जानवर इनको खा गए थे वहीं पे। लेकिन ज़्यादातर सोर्सेस यही बताते हैं कि इसके भाई बहराम शाह ने दल चालीसा को भेज के इनकी हत्या करा दी थी दोनों की। तो मेन यहाँ आपको ये याद नहीं रखना है कैसे मरी, नहीं पूछेगा। आपको ये याद रखना है पॉइंट कि अल्तुनिया का विद्रोह कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो याद रखना है 1240 में कहाँ हुआ था, भटिंडा में, पंजाब में। और आपसे मेन पॉइंट ये पूछेगा कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे, टम्ब ऑफ रजिया सुल्तान कहाँ है, तो याद रखिएगा कैथल हरियाणा में। ठीक है, क्योंकि जनरली हरियाणा और हरियाणा में ज़्यादा लोगों का मकबरा नहीं है, दिल्ली में रहता है, आगरा में रहता है, लाहौर में रहता है। तो इसलिए आपको याद रखना है रजिया का मकबरा कहाँ पे है, तो आप भूलेंगे नहीं, ये है कैथल हरियाणा में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं, इसके भाई ने अपनी बहन की हत्या करवा दी बहराम शाह ने, और खुद क्या हुआ, गद्दी पर बैठ गया। कब बैठा था गद्दी पे? तो 1240 में गद्दी बैठ गया। कौन? बहराम शाह। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछेगा मैं बता दूंगा। बहराम शाह से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखिए। इसने क्या किया कि एक नया पोस्ट बनाया, नायब ए मुमलकात का पद। किस चीज़ का? नायब ए मुमलकात का पद। हुआ क्या कि इसने दल चालीसा को अपने अधीन करके अपने बहन की हत्या करवा दी, क्योंकि शासक वो थी। तो इसे मन में ये डर बैठ गया था कि अगर मैंने उसकी हत्या करवा दी तो हो सकता है कि दल चालीसा को अपने अधीन करके कोई मेरी भी हत्या करवा दे। तो इस डर से इसने क्या किया, एक पोस्ट नया बनाया और उसका हेड किसको बनाया? ऐतगीन को। और इस पोस्ट का काम क्या हुआ करता था, ये दल चालीसा पे नजर रखता था। ठीक है, तो बेसिकली ये था, इसने नायब मुमलकात का पद बनाया था और उस पर किसको बैठाया था? ऐतगीन को। इसी के शासनकाल में मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ, सेकेंड अटैक ऑफ मंगोलाइट्स। मंगोलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1241 में। इसके पहले मैंने बताया था पहला अटैक कब हुआ था? 1221 में। ये दूसरा अटैक जरूर था मंगलाइट का भारत के अंदर, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे पहला था। तो याद रखिएगा, अगर पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर पहला अटैक मंगोलों का कब हुआ, तो याद रखना है 1241 में। लेकिन भारत के अंदर ये मंगोलों का दूसरा अटैक था। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं गद्दी पे बैठता है मसूद शाह। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर बुक में आपको ये सब मिलेगा नहीं। इसके बाद गद्दी पे बैठेगा मसूद शाह, जो कि 4 साल के लिए गद्दी पे बैठेगा। और मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद बैठता है गद्दी पे, जो कि 19 साल के लिए गद्दी पे बैठता है। लेकिन ये केवल नाम का शासक रहता है। ठीक है, ये शासन नहीं करता है, ये केवल नाम का शासक बन के रह जाता है। इसने अपना प्रधानमंत्री या वजीर किसको बनाया था? तो इसने अपना वजीर या प्रधानमंत्री बनाया था बलबन को। बलबन बहुत ही चालाक आदमी था और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को ही क्या बनाया था? अपना वजीर या प्रधानमंत्री बनाया था। और इसने शासन किया 1265 से 1287 तक। तो बेसिकली इसने, ऐसे देखा जाए तो 22 साल शासन किया, लेकिन ऐसा इतिहासकार बोलते हैं कि नसरुद्दीन महमूद ने जो 19 साल शासन किया था, उसमें भी किसका सब काम किसके हिसाब से होता था? तो बलबन के हिसाब से होता था। तो बोलते हैं कि बलबन ने अप्रॉक्सीमेट 40 साल शासन किया, मतलब 22 साल अपना और पीछे 19 साल नसरुद्दीन महमूद के भी शासनकाल में शासन किया था, क्योंकि यही प्रधानमंत्री था, अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेता था। चालाक था ये। और अगर आपसे पूछता है
कि इनमें से किसको उलूग खां की उपाधि मिली थी। उलूग खां तो याद रखेगा बलबन को उलूग खां की उपाधि मिली थी। किसको? बलबन को। तो यहाँ तक हमने देखा कि अब हमने बलबन तक पढ़ लिया है। हालांकि बलबन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा बड़ा होगा लेक्चर, तो इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बलबन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा। नोट्स बनाइए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगा। परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री। आप चाहे जो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वीडियो, ठीक है। आपको इतना कंटेंट भी नहीं मिलेगा इतनी अच्छी तरीके से। तो आप लोग को कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, देखने के लिए आपका थैंक्स।